कल 23 नवंबर है, यानी नतीजों का दिन है। महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिए नतीजों का दिन है कल। लेकिन नतीजों से पहले महाराष्ट्र में हलचल तेज है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में बयानबाजी का दौर चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पद की रेस भी चल रही है। महाराष्ट्र में कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चाहे महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों ही गुटों में चुनाव के नतीजों से पहले सीएम की कुर्सी के लिए सियासत जारी है। कहीं पोस्टर लगाकर अपने नेता को सीएम बनाने की मांग हो रही है, तो कहीं जुबानी तर्कश के तीर चलाए जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने एक बार फिर नाना पटोले के कांग्रेस नेतृत्व में सरकार वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने फिर कहा कि महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे पर कोई फॉर्मूला तय नहीं है और कौन सीएम बनेगा ये बाद में तय होगा। संजय राउत ने ये भी जाहिर किया है कि ज्यादा सीटें आने का मतलब ये नहीं कि उसी पार्टी का सीएम होगा। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। कांग्रेस नंबर 1 हो या +1 हो या हम एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे ना, उसमें क्या है। महाविकास अघाड़ी है, 3 पार्टी एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की शायना एनसी ने नाना पटोले और संजय राउत पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना विवादित बयान देगा। ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में, लिकर जिहाद में, तुष्टीकरण की राजनीति, और इनकी नैया तो डूब चुकी है। जिस दिन संजय राउत नाना पटोले से कहलवाएं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को वंदन, मैं चैलेंज करती हूं, और जिस दिन नाना पटोले ये समझे कि संजय राउत सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम और दलित वोट बैंक को नजर कर रहे हैं, यहां स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे के लिए घमासान है। महाविकास अघाड़ी के बाद अब महायुति में भी सीएम पद की लड़ाई सामने आई है। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री होने के पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी महायुति में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ चुनाव लड़ चुकी है, और अब जबकि नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, लिहाजा महाराष्ट्र में सियासत चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही सभी 9 सीट पर जीत का दावा कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी को जहां सभी सीटों पर जीत की उम्मीद है, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी, तो वहीं अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी के दावों की हवा निकलने वाली है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं, उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। दावा कुछ भी करे, लेकिन जब अब कल आना है, तो दावा का, उसके दावा करने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा तो बड़ा बेबुनियाद दावा करती रहती थी। लोकसभा में दावा किया था 80 में 80 सफाया हो गया। भाजपा तो जिस सीट से हम जीते हैं, फैजाबाद की 54 लोकसभा सीट,
जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती की सीट है। बड़ा ढिढोरा पीटा था, बड़ा कोकिया था। यूपी में उपचुनाव के नतीजे को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि बीजेपी सभी 9 सीट पर जीत दर्ज करेगी। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच में गई और उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर को लेकर के जिस ढंग से जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम कह सकते हैं कि प्रदेश की 9 की 9 सीटें हम गठबंधन के साथ जीतने जा रहे हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है। ये अपने संभावित हार को देखते हुए फेस सेविंग के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें नकार दिया है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर काउंटिंग के लिए तैयारी पूरी है। फूलपुर विधानसभा सीट की काउंटिंग मुडेरा मंडी में की जाएगी। 103 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 32 राउंड में काउंटिंग के लिए 14 टेबलों को लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। यहाँ पर जो ईवीएम्स हैं वो सभी मुडेरा मंडी में रखी गई हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और यही मुडेरा मंडी में ही मतगणना की जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा और उसके बाद यहाँ पर 32 राउंड में यहाँ पर ईवीएम मशीनों में मतगणना की जाएगी। 14 टेबलें लगेंगी। 132 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पुलिस फोर्स के साथ ही साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका न हो। माना यह जा रहा है कि 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो दोपहर 12 बजे तक इसके रुझान आएंगे और 2 बजे तक पूरे नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। खैर विधानसभा उपचुनाव में धनीपुर मंडी में मतगणना होगी। यहाँ काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी व्यवस्था पुख्ता की है। मुरादाबाद में पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी। कुल 30 राउंड में काउंटिंग होनी है। मंडी समिति परिसर में मतगणना होगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कल उपचुनाव के नतीजे आएंगे। एमपी की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। एमपी की बुधनी और विजयपुर सीट जबकि रायपुर दक्षिण सीट के लिए 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। एमपी की 2 जबकि छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे। मध्य प्रदेश में बुधनी और श्योपुर की विजयपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक थे, लेकिन उनके लोकसभा जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बीजेपी के दबदबे वाली सीट पर बीजेपी के रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के राजकुमार पटेल के बीच टक्कर है। वहीं विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा और बीजेपी से रामनिवास रावत के बीच मुकाबला है। रामनिवास रावत ने पिछले दिनों बीजेपी का दामन थाम लिया था और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बीजेपी ने उनको उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया। वहीं रायपुर दक्षिण सीट के नतीजे भी कल आएंगे। रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी के गढ़ के रूप में मशहूर है। रायपुर से मौजूदा सांसद बृजमोहन अग्रवाल इस सीट का 8 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। रायपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने यहां से इस्तीफा दे दिया था, लिहाजा ये सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव में बीजेपी ने सुनील सोनी पर दाव खेला, जबकि कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को मैदान में उतारा है। इस बार बीजेपी के लिए भी इस सीट को बचाना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दरअसल रायपुर दक्षिण उपचुनाव में महज 50.50% मतदान ने सबको चौंका कर रख दिया है, जबकि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 60.2% वोटिंग हुई थी। करीब 10% मतदान कम होने से दोनों राजनीतिक दल के प्रत्याशी के समीकरण बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश की सीटों पर आने वाले नतीजे कांग्रेस के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोनों सीट पर जीत और हार के समीकरण कांग्रेस की दशा और दिशा तय करेंगे। इसी वजह से बीते कुछ चुनाव से लगातार कांग्रेस हार का सामना कर रही है और ऐसे में सवाल भी जीतू पटवारी की लीडरशिप पर उठ रहे हैं। अगर एक बार फिर से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा तो जीतू पटवारी के लिए आगे की डगर आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने आज अपने दूसरे दिन की यात्रा पूरी कर ली है। आज उनका पड़ाव बागेश्वर धाम से 22 किलोमीटर दूर पेप्टेक टाउन में पड़ा है, जहां से कल सुबह वो तीसरे दिन की यात्रा शुरू करेंगे।
बाबा बागेश्वर की पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनकी यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। बाबा बागेश्वर की आज दूसरे दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज सुबह बाबा बागेश्वर की यात्रा कदारी गांव के पड़ाव से शुरू हुई। बाबा के हजारों श्रद्धालु भगवा झंडा लेकर जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। यात्रा में खुद धीरेन्द्र शास्त्री सबसे आगे चल रहे थे और हाथ में माइक लेकर अपने श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा रहे थे। दूसरे दिन बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में इतने श्रद्धालु शामिल हुए कि नेशनल हाईवे पर करीब 1 किलोमीटर लंबी भीड़ नजर आ रही थी। पूरे नेशनल हाईवे पर बाबा बागेश्वर की पदयात्रा भगवामय हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का क्या मकसद है, ये खुद बाबा ने बताया है। आप भी सुनिए। भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा, पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी, इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को सलाह दी तो सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं। साथ ही भारत में हिंदुओं को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बड़ा बयान दिया है, लेकिन उनके बयान पर बाबा ने भी करारा जवाब दिया। हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। आभीर कूड़म लोद्रा केवरते चना पिता पंच सूत्रों, पंच हिंदू प्रशंसते लिखना चाहिए नहीं, पंच हिंदू प्रशंसते, तब तो मानते हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं मोदी जी के आदेश पर, जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे। हमें राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं, ये आध्यात्मिक यात्रा है, राष्ट्र हित की यात्रा है, सामाजिक समरसता की यात्रा है। ये किसी की नहीं है, हर पार्टी के हर सदस्य, हर हिंदुस्तानी की यात्रा है। इस बीच बागेश्वर बाबा की पदयात्रा पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कहीं ये यात्रा सांप्रदायिक रंग ना ले। इसे लेकर संस्कृति बचाओ मंच ने पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा से मुलाकात की है और मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन पर केस दर्ज करने की मांग की। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो, और उसकी वजह यह है कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं, और उन्होंने पिछले दिनों कई मुसलमानों को अपने आश्रम में मजहब तब्दील कराया। और ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए, कि हो सकता है सुनियोजित तरीके से ये स्वयं वहां पर दंगा करा सकते हैं, क्योंकि ये कट्टरवादी संगठन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने पहले भी मुस्लिम महिलाओं के हिजाब के ऊपर भी बहुत सारे वक्तव्य दिए और ये हमेशा इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहते हैं। बाबा की पदयात्रा पर भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन पदयात्रा में शामिल भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही थी, पदयात्रियों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। श्रद्धालु नाचते गाते अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। जगह जगह लोग बाबा के चरणों में शीश नवा रहे थे और बाबा बागेश्वर भी उन्हें उठाकर गले से लगा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 2 दिन से चिंतन और मंथन को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। अब कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह कांग्रेस पार्टी में डिमोशन और प्रमोशन होगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मॉनिटरिंग पॉलिसी लागू की है। हर पदाधिकारी के काम का रिव्यू किया जाएगा। अच्छे से जिम्मेदारी निभाने वालों का प्रमोशन होगा। वहीं काम में दम नहीं दिखा तो जिम्मेदारी बदली जा सकती है और हर 6 महीने में कामकाज की रिव्यू मीटिंग की जाएगी।
क्या एमपी कांग्रेस में ऑल इज वेल है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस कहती है सब साथ हैं, मिलकर बीजेपी को पटखनी देंगे, लेकिन हर बार उसका दावा गलत साबित हो जाता है। आप इस तस्वीर को देखिए। एक कार्यक्रम में मंच पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी लगाई, कुर्सी पर नाम लिखा हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद इस कुर्सी को हटा दिया गया। सवाल यह है, आखिर क्यों? एक तस्वीर नहीं है जब कांग्रेस में कलह दिखी हो। गुरुवार को पीसीसी में हुई बैठक में भी कुछ ऐसा ही रहा, जहां प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे ही नहीं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ, उमंग सिंघार, अरुण यादव बैठक में नहीं पहुंचे। कमलनाथ दिल्ली चले गए, दिग्विजय सिंह को जरूरी काम आ गया, अरुण यादव का भी ये बहाना था। जब जब कांग्रेस में मंथन और चिंतन के लिए बैठक बुलाई जाती है, तब तब बड़े नेता अक्सर दूरी बना लेते हैं। ये मजबूरी आखिर है क्या? बड़े नेता बैठक में नहीं पहुंचे तो जीतू पटवारी भावुक हो गए, ये कहना है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। सवाल ये है कि आपका संपूर्ण साथ मुझे मिलना चाहिए, ये कहते हुए थोड़े से भावुक हो गए। देखिए, जीतू पटवारी के नहीं, ये कांग्रेस के आंसू है। ये उस बेचारगी की अभिव्यक्ति है जो निरंतर जीतू पटवारी अपने नेतृत्व में महसूस कर रहे हैं। सारे के सारे बड़े नेता, इन्होंने जीतू पटवारी को ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और चुनाव की हार का ठीकरा जीतू पटवारी, कार्यकर्ता के जाने का ठीकरा जीतू पटवारी। एक तरफ पीसीसी दफ्तर में बैठक चल रही है और कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी। ये तस्वीरें कांग्रेस की स्थिति को बता रही हैं। ये बता रही हैं कि कांग्रेस में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव हो, बैठक हो या कोई बड़ा कार्यक्रम, कांग्रेसी साथ दिखने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन हकीकत में सब अलग थलग दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर असरदार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।